दोस्तों आदाब। उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज है 12 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। संसद में हंगामा, नीट के सवाल और राम मंदिर दान पर घमासान, सियासत का पारा चढ़ता जा रहा, सरकार से जवाब का इंतजार। अडानी मामले में अमेरिकी अदालत का फैसला आया तो राहुल के वार से दिल्ली का सियासी गलियारा फिर गरमाया। मुंबई में बारिश बनी कहर, भूस्खलन ने छा जाने ली, मलबे के नीचे दबे दर्द ने पूरे शहर को हिलाया। नोएडा एयरपोर्ट पर पानी का सैलाब दिखा तो अखिलेश के तंज से यूपी की राजनीति में फिर सवालों का सैलाब आया। बस्ती में कानून व्यवस्था पर अजय राय के आरोप तो आकाश आनंद के अंकल वाले वार ने विपक्षी खेमे में नया विवाद उठाया। और अब अबान की कार हादसे का डैश कैम वीडियो सामने आया। पिछले 24 घंटे में हिंदुस्तान में क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, देश की सियासत से लेकर मुंबई की बारिश और उत्तर प्रदेश की राजनीति तक आज कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के जोरदार हंगामे से लेकर नोएडा एयरपोर्ट पर जलभराव और अडानी मामले में अमेरिकी अदालत के फैसले तक कई मुद्दों पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश से आए उस खबर की जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसको आज तक दुनिया की कोई सरकार नहीं लॉन्च कर सकी। ना अमेरिका लॉन्च कर सका और ना यूरोप का कोई देश लॉन्च कर सका, और वो प्रोजेक्ट है गोमूत्र खरीदने और बेचने का। दोस्तों, ठीक सुना आपने, गोमूत्र खरीदने और बेचने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है योगी सरकार ने। और दलील ये दी जा रही कि अब इससे गांव की महिलाएं बेरोजगार नहीं रहेंगी, उनके पास 2 पैसे की आमदनी का जुगाड़ सरकार ने कर दिया है। यानी गांव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी है। हर दिन 500 लीटर की खरीद और महिलाओं को 2 रुपए प्रति लीटर कमीशन रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने का दावा किया जा रहा है। सरकार की इस योजना में गाय, किसान और गांव की महिलाएं तीनों को जोड़कर कमाई का नया रास्ता बनाने की कोशिश नजर आ रही है। लेकिन योजना शुरू होते ही सियासत भी गर्मा गई। समाजवादी पार्टी ने इसे सीधा घोटाला बताकर सरकार पर सवाल दाग दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गोमूत्र खरीद की ये पहल गांव की कमाई बढ़ाएगी या सियासी घमासान में उलझकर रह जाएगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ संसद के मानसून सत्र में आज विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी और हंगामा किया। हालात ऐसे बने कि दोनों सदनों की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे थे। खासतौर पर छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मामला जोर शोर से उठाया गया। विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन यानी मुजाहरा कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने सख्ती की और उनके खिलाफ लाठी और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही विपक्ष ने अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े दान में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी संसद में उठाने की मांग की। यानी विपक्ष चाहता है कि सरकार सिर्फ छात्रों के मामले पर ही नहीं बल्कि राम मंदिर के दान से जुड़े आरोपों पर भी सदन में जवाब दे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सांसदों से सदन की कार्रवाई चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ संकेत यानी इशारा दिया है कि विपक्ष आगे भी इन मुद्दों को लेकर सरकार पर दबाव बनाए रखेगा। उनका कहना है कि अगले दिन भी विपक्ष वही करता रहेगा जो अब तक करता आया है। संसद भवन परिसर से भी विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किए। इस दौरान अमित शाह जवाब दो जैसे नारे लगाए गए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों के खिलाफ कथित लाठी और पैलेट गन के इस्तेमाल की जिम्मेदारी लेने की मांग की। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार की तैयारी जताई गई है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर चर्चा होगी तो उसमें राम मंदिर के दान से जुड़े आरोपों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी संसद में इस वक्त मामला सिर्फ एक मुद्दे तक सीमित नहीं है। नीट छात्रों और कथित पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर दान का विवाद, इन तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी अदालत ने अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को अस्थायी रूप से खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद भारत में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक समझौतावादी पीएम को भारत के बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यानी अदालत के फैसले के बाद मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा, बल्कि एक बार फिर यह मुद्दा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर विपक्ष के राजनीतिक हमले का जरिया बन गया। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की भारी बारिश ने एक दर्दनाक हादसे को जन्म दिया। मुंबई के कुल्ला इलाके में बारिश के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल बताए गए हैं। ये हादसा चिराग नगर इलाके की गौसिया चाल में हुआ। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 3:48 पर अचानक मलबा गिरने से वहां मौजूद कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। बीएमसी के मुताबिक कई लोग मलबे में दबे हुए थे, जिन्हें राहत दलों ने बाहर निकाला। मुंबई में भारी बारिश के दौरान इस तरह के हादसे एक बार फिर ये सवाल खड़े करते हैं कि शहर के उन इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कितनी तैयारियां हैं जहां भूस्खलन या जलभराव का खतरा ज्यादा रहता है। इसी बीच दिल्ली से भी एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम की खबर सामने आई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवाओं से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की है। तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से देश को मजबूत करने की शपथ लेने को कहा। उनका संदेश साफ था कि देश की तरक्की में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है और नई पीढ़ी को देश के विकास में आगे आना चाहिए। दोस्तों, बाकी इस वीडियो में एक बार फिर रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां राजनीति का पारा लगातार चढ़ता दिखाई दे रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी बारिश के बाद जलभराव की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तस्वीरों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सवाल किया है कि क्या अब एयरपोर्ट पर नावें चलेंगी। उनके इस बयान के बाद मामला राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से इस मामले पर सफाई दी गई। प्रशासन का कहना है कि जलभराव की स्थिति अस्थायी थी और करीब 30 मिनट के अंदर पानी निकाल दिया गया। यानी तस्वीर में जो स्थिति दिखाई दे रही थी वो लंबे समय तक बनी रहने वाली समस्या नहीं थी। इसी बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बस्ती दौरे के दौरान बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और ब्राह्मण समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर एक खास वर्ग के लोगों की हत्याएं कराई जा रही। हालांकि ये कांग्रेस की तरफ से लगाए गए राजनीतिक आरोप हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा नेता आकाश आनंद के बयान ने भी ध्यान खींचा। आकाश आनंद ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को अंकल कहकर संबोधित करते हुए दोनों नेताओं पर तीखे राजनीतिक हमले किए हैं। आकाश आनंद के इस अंदाज को सिर्फ बयानबाजी के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसके पीछे बड़ी राजनीतिक लड़ाई भी नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर विपक्षी दलों के बीच वोटों का बंटवारा बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। यानी एक तरफ बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे, तो दूसरी तरफ विपक्ष के अलग अलग दल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। यही वजह है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये खींचातान और भी ज्यादा अहम हो सकती है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में हुई मौत से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि वीडियो किसी पुलिस कैमरे का नहीं, बल्कि सड़क से गुजर रही दूसरी कार में लगे डैश कैम से रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद हादसे के आखिरी पलों को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है। सामने आए डैश कैम फुटेज में हाईवे का रास्ता दिखाई देता है। रिपोर्टों के मुताबिक अबान अहमद जिस कार में सवार थे वो तेज रफ्तार में आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इसके बाद कुछ ही पलों में कार का संतुलन बिगड़ता हुआ दिखाई देता है और गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट जाती है। इस पूरे हादसे का वीडियो काफी छोटा है, लेकिन हादसा इतनी तेजी से होता है कि देखने वालों के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिरी कुछ सेकंड में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद कार बेकाबू होकर दुर्घटना का शिकार हो गए। कुछ रिपोर्टों में भी बताया गया कि कार के ओवरटेक करने के बाद ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया था। हालांकि हादसे की असली वजह क्या थी, इसे लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी भी जल्दबाजी होगी। पुलिस की जांच और उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकती है। सबसे अहम बात यह है कि जो वीडियो सामने आया वो हादसे के पूरे घटनाक्रम को एक अलग एंगल से दिखाता है। दोस्तों, अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत की खबर सामने आने के बाद से ही घटना को लेकर लोगों की नजर बनी हुई थी। अब जब हादसे का डैश कैम वीडियो सामने आया
तो उस दुर्घटना के आखिरी पलों को लेकर सवाल और ज्यादा चर्चा में आ गए। वीडियो में सड़क काफी हद तक खाली दिखाई देती है और कुछ ही सेकंड में हादसे का शिकार हो जाती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी लोग इस फुटेज को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर चल रही हर बात को सच नहीं माना जा सकता। कुछ लोग वीडियो के आधार पर अलग अलग तरह के दावे कर रहे हैं, मगर सिर्फ कुछ सेकंड के फुटेज से हादसे की वजह या किसी साजिश के बारे में पक्की बात कहना सही नहीं है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि वीडियो की जांच के दूसरे सबूतों के साथ देखा जाए। गाड़ी की स्पीड, सड़क की स्थिति, ड्राइविंग पैटर्न और हादसे से पहले कार की गतिविधियां, इन सभी चीजों से दुर्घटना की असली वजह समझने में मदद मिल सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि अमान अहमद के हादसे का वीडियो सामने आने के बाद से इस घटना की चर्चा फिर तेज हो गई है। लेकिन वीडियो में दिखाई देने वाली तस्वीरों और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के बीच फर्क रखना बेहद जरूरी है। अभी के लिए बस इतना ही। मिलता अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।